नमस्कार, हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे उसका नाम है कल्लू कुमार की ऊनाकोटी और इस पाठ के लेखक हैं के विक्रम सिंह जी। इस पाठ में हम चर्चा कर चुके हैं कि कल्लू कुमार की ऊनाकोटी एक यात्रा वृत्तांत है। साथ ही हमने त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बात की थी। यह राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से जुड़ता है और साथ ही साथ इसकी सीमाएं जो उत्तर पूर्वी सीमाएं हैं वो भारत के असम और मिजोरम राज्यों से जुड़ती हैं। साथ ही हमने यह भी जाना था कि इस क्षेत्र में, त्रिपुरा क्षेत्र में लेखक की यात्रा का उद्देश्य कुछ खास था। दरअसल लेखक 1999 दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला, एक टीवी सीरीज बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे और इस यात्रा का उद्देश्य था त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करना, NH 44 से यात्रा करना। NH 44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य एक और था लेखक का कि त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देना। इस यात्रा के माध्यम से यदि कोई क्षेत्र हवाई मार्ग, सड़क मार्ग या रेलवे मार्ग से जुड़ा नहीं होगा तो वह स्थान कई क्षेत्रों में पिछड़ा रह जाता है। आप भी तो कई स्थानों पर घूमने गए होंगे या आपने अपने आसपास देखा होगा या महसूस किया होगा कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत विकास हो चुका है। आप किन आधारों पर विकास को देखते हैं? क्या वहां पर यातायात के मार्ग की सुविधा उपलब्ध है? क्या वहां पर संचार सुविधाएं हैं? क्या वहां पर बहुत मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हैं? या वहां पर बाजार इत्यादि की सुविधा है? तो बहुत सारे आधारों पर हम विकास संबंधी गतिविधियों को देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पाठ में आगे। त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष के कारण बताते हुए लेखक क्या कहते हैं? लेखक बताते हैं कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पे है। कौन सी सीमा चौकी? जो बांग्लादेश से लगी हुई है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ जबरदस्त है। अवैध आवक यानी कि लोगों का आना, कहां से? बांग्लादेश से। और इस आवक को सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। यानी जो घुसपैठिए लगातार बांग्लादेश से त्रिपुरा में प्रवेश कर रहे हैं वह त्रिपुरा की जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ा भी रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल से लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। यहाँ से भी त्रिपुरा में लोग रहने के लिए आते हैं। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है और यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। तो जो बाहरी लोग आ रहे हैं, वहाँ के संसाधनों पर जो दबाव आ रहा है, वहाँ की संस्कृति में जो बदलाव आ रहे हैं, कई कारणों ने आदिवासी असंतोष को बढ़ा दिया है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द यानी उसके आसपास शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। इसके बाद लेखक एक और बात बताते हैं उज्जयंत महल के बारे में। उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है। विधानसभा, यहाँ पर कौन बैठती है? ये कौन सा स्थान है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार इस विधानसभा में बैठती है। तो लेखक कहते हैं यह एक प्रतीक है राजाओं का, यानी कि राज सत्ता। उज्जयंत महल, राजाओं की सत्ता का हस्तांतरण किसको? आम लोगों को। तो यानी कि हम देखते हैं कि जो माणिक्य वंश है त्रिपुरा में, इसने काफी लंबे समय तक त्रिपुरा में क्या किया है? शासन किया है। यहाँ के राजा बहुत
सफल रहे हैं। 183 राजाओं का क्रमिक शासन त्रिपुरा में हुआ है। तो जब यहाँ पर चुनाव हुए और राज्य विधानसभा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस राजशाही का भी अंत हुआ। आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, यानी कि कुछ नकारात्मक प्रभाव तो है, लेकिन कुछ बदलाव भी हुआ है। इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। कई धर्मों के लोग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अगर हम त्रिपुरा की धार्मिक स्थिति को देखें, त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। और इसके बाद लेखक बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं कि अगरतला के बाहरी हिस्से पैचार थल में, कहां पर? पैचार थल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर को देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से दो, कौन से दो कबीले? चकमा और बोध। ये दो कबीले प्रमुख हैं और ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। दरअसल मुग महायानी इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में बर्मा यानी रंगून से लाई गई थी। अब बारी आती है चर्चा की। आदिवासियों के असंतोष के क्या कारण हो सकते हैं? जनसंख्या असंतुलन तो है ही, साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जब बाहरी लोग आते हैं तो रोजगार के अवसरों में भी कमी होती है, संसाधनों पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है और वहाँ की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी में भी बदलाव देखने को मिलता है, जिससे उसकी समाज और संस्कृति में बदलाव होते हैं और यही सारी चीजें कुछ असंतोष का कारण बनती है। आप चर्चा कीजिए, हम चलते हैं पाठ में आगे, क्योंकि लेखक भी जा रहे हैं अगरतला से तिलियामुरा की तरफ। अगरतला इधर और इसी तरीके से हमने देखा कि पश्चिमी त्रिपुरा में है तिलियामुरा। तो अब लेखक की यात्रा है अगरतला से तिलियामुरा तक। आखिर लेखक की तिलियामुरा में किस किस से मुलाकात हुई? अगरतला में शूटिंग के बाद हम तिलियामुरा कस्बे में पहुंचे। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी पुरस्कृत हो चुके हैं। अब हम जो त्रिपुरा है उसकी थोड़ी संस्कृति को देख रहे हैं। जो संगीत है त्रिपुरा की संस्कृति में घुला मिला है। हेमंत कोक बारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। कबीलाई बोलियां कौन सी हैं? कोक बारोक बोली। जवानी के दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यह संगठन भारत में प्रतिबंधित है, यानी कि इस पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि इसके कार्यकर्ताओं ने हथियार का रास्ता चुन लिया था। लेकिन जब लेखक की मुलाकात हुई हेमंत कुमार जी से, तब वे हथियार बंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। तो इस जानकारी से हमें यह पता चलता है कि भारत सरकार संविधान के अनुसार जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने का पूरा मौका देती है, एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जिसके उदाहरण है हेमंत कुमार जमातिया जी, जिन्होंने त्रिपुरा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव का रास्ता, हथियार का नहीं, चुनाव का रास्ता चुना और वह जिला परिषद के सदस्य भी बने। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह एक सीधा साधा खाना था। लेखक यह भी बताते हैं कि त्रिपुरा ने अपनी संस्कृति के मूल स्वरूप को बचाए रखा है, उसमें अभी दिखावा इत्यादि नहीं आया है। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती हैं, यानी कि यहाँ की संस्कृति में संगीत घुला मिला है। गौर मतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एक एस डी बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे
त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक थे। इसके बाद लेखक की मुलाकात किससे हुई? टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वे निरक्षर थी, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल, साफ पानी के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। तो हमने यह देखा कि जो मंजू ऋषिदास हैं वो रेडियो कलाकार तो है ही, बहुत ही अच्छी एक गायिका भी हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वह नगर पंचायत की सदस्य हैं तो अपने वार्ड के विकास कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं और अनेक कार्यों में वह इसको खुश कर चुकी हैं, राजी कर चुकी हैं, तैयार कर चुकी हैं। अपने वार्ड में वह नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए नगर पंचायत को तैयार कर चुकी हैं। तो यह है मंजू जी के प्रयास। प्रसिद्ध गायिका होने के साथ साथ मंजू ऋषिदास जी एक कुशल गृहिणी भी थी। यह बात लेखक को कैसे लगी? दरअसल मंजू ऋषिदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चाय बनाकर सभी का स्वागत किया। अब बारी है थोड़ी सी चर्चा की। भारत की सीमाएं भी कई देशों से लगती हैं और उन देशों से भारत में कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं, यानी कि लोगों की अवैध आवक होती है। तो यह आप पता लगाइए किन किन देशों से भारत में अवैध आवक होती है और इससे भारत में क्या परेशानियां हो सकती हैं। इसी के साथ कुछ है अभ्यास कार्य। इन प्रश्नों के लिखिए उत्तर। मैं लेती हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।